क्या कह रहा है? अच्छा ऐसे? क्यों? कमरे में क्यों बंद होना है? कब? एक्सपेरिमेंट होते रहने चाहिए ज़िंदगी में, सही रहता है। निम्नांकित में से कौन से कथन विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन के विषय में सही है? एनालिटिकल, है ना, फिलॉसफी के विषय में सही है। देखो अपन जानते हैं कि जो एनालिटिकल फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री होता है, इतिहास का जो विश्लेषणात्मक दर्शन होता है, ये इतिहास की विज्ञान के हिसाब से व्याख्या करना चाहते हैं, यही है। यह इतिहास को अतीत की घटनाओं की पड़ताल से नहीं अपितु इतिहास की अतीत अध्ययन के एक विषय के रूप में पड़ताल करता है। सही बात है। यह इस विषय की प्रकृति से संबंधित है, ठीक है, और इतिहास की वस्तुनिष्ठता की समस्या से संबंधित है। विज्ञान की व्याख्या करने का प्रयास करता है ना, तो वस्तुनिष्ठता की समस्या से संबंधित है। यह ऐतिहासिक अन्वेषण की पद्धति से एक ही बात में समाप्त हो गया ना, कि वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन इतिहास के अतीत की वैज्ञानिक व्याख्या का प्रयास करता है। उसमें ये सब है। वैज्ञानिक व्याख्या वस्तुनिष्ठता को दिखाती है ना, अन्वेषण को दिखाती है और अतीत की पड़ताल कर रही है। ये आखिर में रिवीजन का फायदा रहा। इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है, यह कथन किसका है? बताओ। जी.आर. एल्टन। जब ऐतिहासिक व्याख्या टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उस ऐतिहासिक व्याख्या टॉपिक में वो झारखंड चौबे की जो किताब है, उसकी पहली लाइन है ये कि जी.आर. एल्टन के अनुसार इतिहासकार जिसे लिखता है वही, और दूसरी लाइन है ई एच कार की। तो उन्होंने वहां से उठा के वन लाइन पहुंच लिया। ठीक है, ई एच कार तो वैसे ही हटा देते आप कि ये तो है ही नहीं। ठीक है ना। अच्छा, फिर? हम्म। तो फिर इस पे तुक्का लगा देता। निम्नलिखित में से कौन सी इतिहास के परि कल्पनात्मक दर्शन की विशेषता नहीं है? रटाया इसको, स्पेक्यूलेटिव फिलोसफी। तुरंत बोल दिया ना इसने। स्पेक्यूलेटिव फिलोसफी की विशेषता नहीं है। यह व्यवस्थित होना चाहिए। यह ऐतिहासिक अनुभव की समग्र व्याख्या प्रदान करे। यह किसी ऐसे सिद्धांत का उपयोग करे जिसके अनुसार ऐतिहासिक घटनाओं की विविधता को एकता का सूत्र प्रदान करे। यह इतिहास में किसी अंतिम अर्थ की तलाश नहीं करे। देखो, हमको ये तीनों स्टेटमेंट नहीं पता। ईमानदारी से चीज़ों को रियलाइज किया करो। हमको तीनों स्टेटमेंट नहीं पता कि यार ये क्या है, लेकिन हमको ये पता है कि परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन एक विशेष उद्देश्य और लक्ष्य की तलाश में है। परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का विशेष उद्देश्य और लक्ष्य होता है। और ये क्या कह रहा है? ऐसे कई बार वन लाइन से भी सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ब्रिटिश इतिहासकार आर्थर मारविक के अनुसार निम्नलिखित में से किन स्रोतों की अपेक्षाकृत गहरी पड़ताल करनी चाहिए? आर्थर मारविक ने किताब लिखी नेचर ऑफ हिस्ट्री। आर्थर मारविक की किताब का नाम क्या है? समकालीन पत्र, गुप्तचरों की रिपोर्ट,
संसदीय और प्रेस रिपोर्ट, व्यक्तिगत डायरियां और आत्मकथाएं, ये सभी इतिहास स्रोत में काम आती है। ये सभी इतिहास के विभिन्न स्रोतों में काम आती है। इसमें आर्थर मार्विक द नेचर ऑफ हिस्ट्री में कहता है कि हमको व्यक्तिगत डायरी और आत्मकथाओं की गहरी पड़ताल करनी, क्योंकि व्यक्तिगत डायरियां और आत्मकथाओं में व्यक्ति खुद की प्रशंसा करने का ज़्यादा प्रयास करता है ना। कैसे? एग्जाम्पल कैसे? जैसे जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि तुजू के बाबरी, बाबर की आत्मकथा है और बाबर ने उसमें बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन फिर भी उसका ये लिखना कि राणा सांगा ने मुझे भारत आक्रमण का न्योता दिया, तो गहरी पड़ताल करनी चाहिए ना। कई बार क्वेश्चन आप खूब पढ़ते हो तो अप्रोच से भी हो जाता है कि संसदीय और प्रेस रिपोर्ट, गुप्तचरों की रिपोर्ट और समकालीन पत्र ये उतने बायस्ड नहीं होते, ये या किसी की उतनी आलोचना और उतनी प्रशंसा नहीं करते। लेकिन जो खुद की डायरी होगी और खुद की जो आत्मकथा होगी उसमें तो व्यक्ति तथ्यों को घालमोल करने का प्रयास करेगा। तो ये सवाल इस तरीके से हो सकता था आसानी से, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा था तो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक कारण घटना की व्याख्या होती है। E.H. कार कहता है कि किसी घटना के घटित होने के लिए एक से अधिक कारण उत्तरदायी। इतिहास का अध्ययन कारणों का। E.H. कार की उस किताब से 7-8 सवाल आए हैं, अकेली किताब से। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें दर्शन और लेखन के 50 क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें इन्होंने ये ट्रेडिशनल जो था वो पूछना बंद कर दिया। डायरेक्ट या तो इनकी किताबें पूछते थे, वो नहीं पूछी। डेफिनेशंस पूछते थे, वो नहीं पूछी। किताबें मैच करवाते थे, डेफिनेशन मैच करवाते थे, इतिहासकारों का कालखंड मैच करवाते थे, या कोई डायरेक्ट कोटेशन दे देते थे। वो 3-4 जो प्रचलित तरीके थे पेपर उनसे बिल्कुल हटके था। फिर भी अपन देख लेंगे जब पेपर का एनालिसिस करेंगे दोबारा से कि हर ईच कंपोनेंट में इतने क्वेश्चन तो होने के काबिल हैं, है ना। इन्होंने खूब लंबे लंबे क्वेश्चन बनाए, लेकिन उन वो अभी दर्शन और उसका विश्लेषणात्मक लेखन और परिकल्पनात्मक दर्शन, वो दोनों सवाल बहुत लंबे दिख रहे हैं लेकिन हो रहे हैं ना आसानी से ऐसे। तो ऐतिहासिक कारण घटना की व्याख्या करते हैं, सही बात है। ऐतिहासिक कारण किसी घटना विषयक भविष्यवाणी नहीं होता। कारण घटना के घटित होने का कारण बताता है, भविष्यवाणी थोड़ी करता है। और ऐतिहासिक कारणों का जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता। ऐतिहासिक कारण कभी भी भविष्यवाणी, ये तो सब याद है आपको। ऐतिहासिक घटनाओं की प्रकृति ऐसी है कि उन पर प्राकृतिक विज्ञानों का सामान्य नियम मॉडल लागू। ऐतिहासिक कारण कारण नहीं अपितु किसी घटना के घटित होने की आवश्यक परिस्थितियां हैं। ये तो इजी सवाल था, ये तो डायरेक्ट आ रहा था। इतिहास में डार्विनवाद लेख किस ब्रिटिश इतिहासकार से संबंधित है? इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा। किसने कहा? JB ब्यूरी ने। इन्होंने 1909 में इतिहास में डार्विनवाद लेख। तो क्या ये कोटेशन याद नहीं था आपको? नहीं था। तो उसके आधार पर नहीं कर सकते थे कि इतिहास में डार्विनवाद का मतलब क्या है? डार्विन ने ही तो सबसे पहले कहा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसने ही कहा। तो फिर अर्नोल्ड टोएन भी तो जो कुछ भी कहेगा वो किस पे है? सभ्यताओं पर है। ये तो मार्क्स का फॉलोअर है, मार्क्स और ये दोनों एक साथ हैं, इनका तो वैसे नहीं बनता मामला, वैसे भी हटा सकते हो। निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने इतिहास की व्याख्या मनुष्य और सौर मंडल के परिप्रेक्ष्य में की? हर्डर से कई सवाल आए।
मनुष्य प्रकृति के विकासवाद का उत्पादन है। लाइन याद नहीं किया? मनुष्य प्रकृति के विकासवाद का उत्पादक है। डार्विन से कई साल पहले हर्डर ने विकासवाद का सिद्धांत दे दिया था। देखो क्वेश्चन देखते ही बेहोश हो जाएंगे कि यार ये क्या है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ये देखेंगे तो देखो, डिल्थे का दृढ़ विश्वास था कि ऐतिहासिक और सामाजिक विज्ञान अन्य विज्ञानों के विपरीत तत्व मीमांसा से मुक्त नहीं हुए हैं। कॉम्पटे और जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऐसा करने का प्रयास किया था, लेकिन डिल्थे के अनुसार ऐसा करके उन्होंने ऐतिहासिक वास्तविकता को विकृत कर दिया। डिल्थे अनुभववादियों और प्रत्यक्षवादियों से सहमत थे कि सभी विज्ञान अनुभववाद पर आधारित हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनुभव केवल एक निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि उसमें चेतन मन ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष द्वारा तथ्य प्राप्त किया जाता है। ये तो हमको डायरेक्ट लाइन पता है। डिल्थे अनुभववादियों पर जोर देता था। डिल्थे के लिए सामाजिक और ऐतिहासिक विज्ञानों का कार्य चेतना के तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित था। अवबोध के रूप, अवबोध के सरल रूप, चेतना के स्तर। क्योंकि इन विज्ञानों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सभी विचार व्यक्तिगत क्रियाओं और संस्थाएं जीवित समष्टियों और प्रक्रियाओं का हिस्सा है और उन्हें केवल उनके संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए। इसमें सी और डी तो अपने को पक्का पता है ना, लेकिन सी तो सब में है और डी 3 में है। जो अपन क्लास में पढ़ते हैं ना, उससे अपने को 2 स्टेटमेंट पता थे, सी और डी, लेकिन एग्जामिनर इतना तेज है कि उसने सी और डी कई ऑप्शन में दे दिए, तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं थी। अब मेरे को तो पता है कि चारों स्टेटमेंट सही है, मैंने जो आपको पढ़ाया उसकी बात कर रहे हैं, तो इसके चारों स्टेटमेंट सही है। डिल्थे क्रोचे कोलिनवुड से 4 क्वेश्चन है। डिल्थे क्रोचे 5 क्वेश्चन है। 2 डिल्थे के, एक डिल्थे का है, 2 कोलिनवुड का है और 2 क्रोचे के हैं। आदर्श 3 आदर्शवादी, डिल्थे क्रोचे और 5 क्वेश्चन लेके आए। क्रोचे के इतिहास दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? क्रोचे के अनुसार इतिहास विज्ञान नहीं बल्कि एक कला है और विशेष प्रकार की कला है ध्यान। एक स्टेटमेंट 2 लाइनें बता रहा है यहां। क्रोचे के अनुसार इतिहास एक कला है और विशेष प्रकार की कला है। ये अपन ने कब पढ़ा पता है आपको? ये अपन ने पढ़ा जब क्रोचे ने 1893 में इतिहास का कला की अवधारणा, क्रोचे ने 1893 में एक लेख लिखा था। आगे ध्यान, जब तो वो बच्चा ही था, 21 साल का ही था। इतिहास का कला की अवधारणा के अंतर्गत प्रतिष्ठापन, इतिहास का कला की अवधारणा के अंतर्गत प्रतिष्ठापन। अपन ने जो ये आर्टिकल बताया था कि उसी में लिखा था इसने, ये क्रोचे का इतिहास विज्ञान नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार की कला है। उनके लिए कला भावना की अभिव्यक्ति नहीं अपितु एक संज्ञानात्मक अथवा ज्ञानात्मक उपक्रम है। विज्ञान का कार्य सामान्य अवधारणाओं का निर्माण करना और उनके बीच संबंधों को समझना है। तो विज्ञान ये तो करता है, विज्ञान जनरलाइजेशन ही तो करता है। तो इसमें ए सही है, बी सही है और डी सही है। ए बी डी कहीं भी नहीं नजर आ रहा ऐसे। तो ये तो इजी क्वेश्चन था।
कॉलिन वुड के इतिहास के दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कॉलिन वुड कहता है किसी घटना के बाह्य और इसके अभ्यंतरिक एक्सटर्नल और इंटरनल पक्षों के बीच अंतर होता है। लाइन याद होगी, डायरेक्ट लाइन बताई थी तो मैंने कि घटना के बाह्य और अभ्यंतरिक पक्षों के बीच अंतर होता है। प्राकृतिक घटनाओं के बाह्य और आभ्यंतरिक के बीच कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक घटनाएं केवल घटनाएं हैं, किसी कर्ता के कार्य नहीं है। सही बात है। वो कहता है ना कि प्राकृतिक घटनाओं का कोई कर्ता नहीं है, इतिहास की घटनाओं का तो कर्ता मानव है, इसलिए उनमें तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों डिफरेंसेज होते हैं। लेकिन प्राकृतिक घटनाओं में कोई भी एक्सटर्नल पक्ष नहीं होता, इसमें केवल क्या होता है? इंटरनल। जब एक इतिहासकार जान लेता है कि क्या हुआ तो वह जान जाता है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉलिन वुड का सारा इतिहास विचारों का इतिहास है। तो इतिहासकार को विचारों के स्तर पर यह सोचना पड़ता है क्या हुआ, फिर वो देख लेता है क्यों हुआ। कॉलिन वुड उन क्रियाओं को इतिहासकार के विषय वस्तु में शामिल नहीं करते जो मनुष्य के पशु स्वभाव, उसके स्वाभाविक भूख और आवेगों से उत्पन्न होती है। कॉलिन वुड की आलोचना होती है ना कि अगर वो यही इतिहास में मानेगा कि सारा इतिहास विचारों का इतिहास है, तो मनुष्य में जो विचारों में इतिहास, मनुष्य के जो विचार आते हैं उसमें पशु विचार भी आते हैं, बहुत सारे आवेग संवेग भी आते हैं। तो कॉलिन वुड ने इस आलोचना से बचने के लिए कहा था कि मैं ऐसे विचारों को इतिहास में शामिल नहीं करता। तो फाइनल क्या होता है फिर? जब कॉलिन वुड दो विचारकों की कमजोरियों की ओर इशारा करते हुए कह रहे थे, इतिहास के बारे में उनके दृष्टिकोण में ताकत और कमजोरी दोनों हैं। ताकत तथ्यों के पीछे छिपी अवधारणाओं के तार्किक संबंधों को समझने में, और कमजोरी मानव जीवन के एक पहलू को चुनने में। एक राजनीतिक पहलू को चुनता है और दूसरा आर्थिक पहलू को चुनता है। तो आर्थिक पहलू कौन है? मार्क्स। आर्थिक पहलू कौन है? हालांकि कॉलिन वुड प्रत्यक्षवादी दर्शन का विरोधी था। कॉलिन वुड प्रत्यक्षवादी दर्शन का, तो प्रत्यक्षवादी ऑगस्ट कॉम्टे है, लेकिन यहां मार्क्स नहीं आ रहा, आर्थिक नहीं आ रहा ना, इसलिए ये हट जाएगा। और मार्क्स और एंगल्स तो दोनों ही एक ही हैं, ठीक है। तो फिर क्या बचा अपने पास? हेगल का सारा इतिहास कैसा है? राजनीतिक इतिहास। राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है, एक ही स्वतंत्रता होती है, वो है राज्य की स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता, राज्य की स्वतंत्रता में हीगल का विश्वात्मा का सिद्धांत। तो स्टेटमेंट देख के डर लगेगा, लेकिन जब पूरा पढ़ोगे कि एक राजनीतिक पहलू को चुनता है दूसरा आर्थिक पहलू को, तो ये तो तुरंत पता लग जाएगा आपको हेगल का सारा इतिहास कैसा है, राजनीतिक इतिहास है। और मार्क्स का इतिहास देखो, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ कार्ल मार्क्स, ठीक है। ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म ऐतिहासिक भौतिकवाद, और कार्ल मार्क्स की अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी? डायरेक्ट फैक्ट है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जिसको आएगा वो कर देगा, नहीं तो छोड़ देगा। क्योंकि स्पेंगलर तो हटा दोगे, क्योंकि वो तो बात ही नहीं करेगा उसकी, है ना। हर्डर को भी हटा दोगे, एक ही कालखंड में है, ठीक है। हर्डर मार्क्स से पहले कैसे लिख देगा उसकी किताब? तो क्रोचे और डुलथे बचे, अब जिसका दिमाग ज़्यादा वहाँ पे प्रॉपर वे में रहेगा वो कर देगा। अच्छा, निशा का सही था, क्या किया? किया ही नहीं, कोई बात नहीं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कॉम्पटे के दृष्टिकोण को सही रूप से प्रस्तुत नहीं करता? लो, ऑगस्टस कॉम्पटे का प्रत्यक्षवाद। ऑगस्टस कॉम्पटे प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादक है। ऑगस्टस कॉम्पटे सार्वभौमिकता में विश्वास नहीं करते थे, उनकी मान्यता थी कि सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन किया जा सकता है। तो बी और सी तो एक दूसरे के विरोधी है। ये तो एक तो ऐसे हटाना पड़ेगा ना आपको
तो हम जानते हैं ऑगस्टस कॉम्पटे सार्वभौमिकता के समर्थक थे, सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन किया जा सकता है। उनकी मान्यता थी कि प्रत्येक समाज विकास के 3 चरणों से गुजरता है, धार्मिक, तार्किक और वैज्ञानिक। और वैज्ञानिक को क्या बोलते हैं? ध्यान है ना, ये लाइन है, ये भी ध्यान है। और वो सार्वभौमिकता में विश्वास करते थे। सार्वभौमिकता में बिना विश्वास के प्रत्यक्षवाद कैसे हासिल कर लोगे? ये भी सही है। तो गलत क्या है? क्या किया अपन ने? शायद यही किया। निम्नलिखित में से किसने तर्क का चातुर्य की अवधारणा प्रतिपादित की थी? देखो, मार्क्स का तर्क से, वो तो अर्थव्यवस्था की बात करता है, आर्थिक कारणों की बात करता है। कॉम्पटे किसकी बात करेगा? और स्पेंसर किसकी बात करेगा? स्पेंगलर नहीं है, स्पेंसर है, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, क्या बचा? हेगल विश्व आत्मा का सिद्धांत समझाते समय हमको तर्क की चतुराई का मुहावरा काम में लेता है। विश्व आत्मा का सिद्धांत समझाता है ना हेडर अपने को, तब वो कहता है कि जिस तरह एडम स्मिथ का अदृश्य हाथ कि जिस तरह एडम स्मिथ का अदृश्य हाथ अर्थव्यवस्था को संतुलित रखता है, उसी तरह तर्क की चतुराई, और इसके लिए वो एक जर्मन नाम देता है, लिस्ट देयर हाँ, और चतुर क्या है? अच्छा, लो, ठीक है, तर्क की चतुराई, लिस्ट देर वर्नर फैट। अगली बार ध्यान रहो इसके लिए कि लिस्ट देर वर्नर फैट, हिंदी में तर्क की, एच का हर में लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, वो तभी तो मैं तुमसे इतना चिल्लाता रहता हूँ कि पढ़ लो उस किताब को, पढ़ लो ये लोग को मिली नहीं इसको, तुझे मैं अपनी ला के दे दूँगा, पढ़ के लौटा देना फिर। ठीक है, तो ऑप्शन से भी हटा सकते थे, डायरेक्ट याद है तो वैसे हटा सकते हो, डायरेक्ट याद नहीं तो ऑप्शन से डिलीट कर दो। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिशेल पूगो, अब तो कह दो कि मिशेल पूगो, पूगो, नित्से, जीनियोलॉजी, हिस्ट्री, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, स्पीच एंड फिनोमेना। स्पीच एंड फिनोमेना इसकी किताब नहीं है मिशेल फूको की। ठीक है, याद है किसी को किसकी किताब है? कि अपने को क्या काम है, मिशेल फूको को पता होगा। वीको के अनुसार इतिहासकार कौन सी गलतियां करते हैं? ये तो टूट पड़े होंगे। पुरातन वस्तुओं के बारे में शानदार राय देना, स्रोतों का भ्रम अथवा राष्ट्रों की रूढ़िवादी परंपराएं। दोनों ही सही कर दिया, सही, ठीक बात है। निम्नलिखित को सुमेलित करो। बताओ यार, ये फ्रांसिस फुकुयामा से 2 सवाल पूछ लिए। एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, एक से ही हो गया। देखो, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन यहाँ भी है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पीछे भी है ना, कर दिया ना रिपीट, एक से ही कर दिया। अच्छा, मैंने 4 लगा दिए क्या? फुकुयामा थर्ड है, थर्ड है। 3 1 2 4, एक से ही हो गया, बताओ। तो ये मैडनेस एंड सिविलाइजेशन किसने लिखी? मिशेल फूको ने।
और दी पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस किसने लिखी? लियोटार्ड ने। और द स्ट्रक्चर ऑफ एवरीडे लाइफ किसने लिखी? ब्रोडल ने। एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड लास्ट मैन है फ्रांसिस फुकुयामा की। निम्नलिखित में से किसका मानना था मानवता का प्रत्येक ऐतिहासिक रूप, प्रत्येक पीढ़ी, प्रत्येक सभ्यता और संस्कृति, प्रत्येक राष्ट्रीय समूह अद्वितीय है, प्रत्येक केवल किसी बेहतर चीज की और एक पड़ाव नहीं है बल्कि अपने आप में एक लक्ष्य है। ये तो आपको कोटेशन याद होगा तो करोगे, नहीं तो नहीं होएगा। तो हर्डर के 2 क्वेश्चन आगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन के विषय में असत्य है? बताओ। ये पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री से 3 या 4 क्वेश्चन पूछ लिए। यह इस धारणा को खारिज करता है कि इतिहास अतीत को उसी रूप में प्रस्तुत करता है जैसा वह घटित हुआ। जो पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री है, पोस्ट मॉडर्निटी जो हिस्ट्री है, ये एंटी हिस्ट्री है। क्या है ये? ये इतिहास विरोधी दृष्टिकोण अपनाते हैं। कोई सार्वभौमिक इतिहास नहीं है, इतिहास का कोई अर्थ नहीं है, कोई वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं है, ना इसकी कोई सुर है, ना कोई ताल है, ना कोई अर्थ है। अब देख लो आप, देखो इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता को असंभव मानता है। सही बात है। खारिज कर दिया कि जैसा अतीत में घटित हुआ आपने वैसा ही लिखा। यह वास्तविकता को भाषा से स्वतंत्र मानता है। यह इतिहास को भाषा पर आधारित रचना प्रक्रिया मानता है जिसके माध्यम से इतिहासकार ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। सही है। ये कहते हैं भाषा है और कुछ भी नहीं है जो इतिहास लिखते हैं अतीत का। आप एक से ज्यादा बार उसे पढ़ोगे तो हर बार जैसे आपकी भाषा बदलेगी आपका अर्थ भी बदल जाएगा। और वास्तविकता को भाषा से स्वतंत्र मानता है। नहीं, वास्तविकता भाषा से स्वतंत्र नहीं है। दोनों को पढ़ लो आप तुरंत हटा दोगे कि इनमें से एक तो हटाना ही पड़ेगा। कि इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं वो भाषा पर आधारित रचना है और कुछ भी नहीं है। फिर भाषा से स्वतंत्र कैसे हुआ वो? निम्नलिखित में से किस सभ्यता को टोयनबी प्राथमिक सभ्यता में नहीं मानते? प्राथमिक सभ्यताएं: सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मियोन की सभ्यता, है ना। और द्वितीयक सभ्यताएं जो प्राथमिक सभ्यताओं से उत्पन्न हुई, जैसे पश्चिमी सभ्यता यूनानी और रोमन सभ्यताओं से उत्पन्न हुई। पश्चिमी सभ्यता आप किसको कहोगे? यूनानी और रोमन सभ्यता को ही तो कहोगे। तो इसलिए द्वितीयक सभ्यता क्या है? पश्चिमी सभ्यता। लो, निम्नलिखित में से कौन से कथन फुकुयामा के दृष्टिकोण को सही ढंग से बताते हैं? नहीं, फुकुयामा ने आधुनिक दुनिया की सभी धारणाओं को खारिज कर दिया था, है ना। उसने तो एंड ऑफ हिस्ट्री बोल दिया था। फुकुयामा ने इतिहास में निहित अर्थ को लेकर दशकों से चले आ रहे उत्तर आधुनिकतावादी मोहभंग और संशयवाद को खारिज कर दिया। सही बात है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मानव जाति का सुसंगत और दिशात्मक इतिहास अंततः मानवता के बड़े हिस्से को एक स्थिर स्थिति की ओर ले जाएगा। यह एकात्मक विकास मानवीय स्थिति की गतिशील प्रकृति में उत्पन्न हुआ जो उदार लोकतंत्रों की दुनिया में इतिहास की पूर्णता की ओर अग्रसर था। फ्रांसिस फुकुयामा जो है वो पूंजीवाद का ही तो समर्थक था। और पूंजीवाद क्या है? उदार लोकतंत्र। पूंजीवाद, लोकतंत्र क्या है? पूंजीवाद का उदार रूप ही तो है। और आखिरी लाइन क्या बता रहा है ये? फुकुयामा ने आधुनिकतावाद की प्रमुख शक्तियों जैसे मार्क्स के उत्पादन के तरीके और साधन, सिगमंड फ्रायड के यौन आवेग और चार्ल्स डार्विन के पर्यावरणीय अनुकूलन को अस्वीकार कर दिया। बोलो नहीं, अरे वो मानता नहीं है ना मार्क्स को, तो पूंजीवाद का समर्थक है तो मार्क्स का तो ऑटोमेटिक एंटी हो जाएगा ना। ये 2 आपको डायरेक्ट आते हैं ऊपर वाले और 2 एनालिसिस से आते हैं कि उदार लोकतंत्र पूंजीवाद है। और जब उदार लोकतंत्र पूंजीवाद का समर्थक है तो ये चौथी लाइन तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। इसलिए पढ़ने पे ऐसा लगेगा कि यार फुकुयामा अपने को आता ही नहीं है, ये इन्होंने क्या पूछ लिया। लेकिन क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा।
इसलिए एग्जाम में पेशेंस रखने की बात होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्पेंगलर और टॉयनबी के इतिहास के दृष्टिकोण के बारे में सत्य नहीं है? हम कह रहे थे एक ने लिखा एंड ऑफ हिस्ट्री, एक ने लिखा द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, दूसरे ने लिखा डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, एक ने बताई 8 सभ्यता, दूसरे ने बताई 21 जो बाद में बढ़ के 23 हो गई। ठीक है, कि एक ने लिखा कि एक जर्मन इतिहासकार है और दूसरा इंग्लिश इतिहासकार है, सब भूल गए। ठीक है, एक ने इतिहास की चक्रीय गति बताई और दूसरे ने स्पाइरल गति बताई। और उन्होंने पूछा क्या? इतिहास में उन्हें एक रिदम की ओर अग्रसर दिखाई दिया। सभ्यताएं उत्पन्न होती हैं, विकसित होती हैं और नष्ट भी। नहीं पता ये तुमको? तो क्या ये रिदम नहीं है? ये आता है, बढ़ता है और प्रथम विश्व युद्ध पश्चिम के इतिहास में कोई अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि उसके आसन्न विघटन के लक्षण थे। एंड ऑफ द हिस्ट्री, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की घटनाएं चल रही थी, पश्चिम अंत की ओर नजदीक था, इसलिए इसने डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, कि पश्चिम का अंत नजदीक है, यही है। दोनों के लिए सैन्यवाद आसन्न विनाश का संकेत था। दोनों सभ्यताओं के पतन की अनिवार्यता को मानते थे, एक चक्रीय और दूसरा स्पाइरल। अभी मैंने आपको 4 बातें क्यों पूछी आपसे, कि आपको पता था ना, वही सवाल है। अरे दोनों सभ्यताओं के पतन को मान रहे हैं ना, एक कह रहा है चक्रीय विनाश होगा और दूसरा कह रहा है स्पाइरल पतन होगा। पतन तो होगा ना, ये तो मान लिया ना। तो ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। बचा क्या? क्या कर दिया तुमने? पहला कर दिया था तो डी कर दिया था, छोड़ दिया। अच्छा डी कर दिया, ये तो कैसे भी नहीं होता। कम से कम बी और सी पे मरते तो फिर भी ठीक था। भीष्म का इतिहास दर्शन मुख्यतः क्या कहा जा सकता है? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक? राजनीतिक। कैसे पता चला? क्या बात है, चलो अच्छी बात है, कुछ तो पता था तुमको। निम्नलिखित में से कौन सी मुगल कालीन इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषता नहीं है? चाहे मुगल कालीन इतिहास हो चाहे सल्तनत कालीन इतिहास हो, वो जो क्रॉनिकल लिख रहे थे वो दरबारी क्रॉनिकल थे। और दरबारी क्रॉनिकल का मतलब ही क्या है? एक व्यक्ति विशेष के लिए अर्पित रचनाएं। फिरोज का इतिहास भारत का इतिहास समझ लिया गया, जबकि वो उसकी भरपूर चाटुकारिता से भरा हुआ है। अकबर के इतिहास को, अकबरनामा को भारत का इतिहास समझ लिया गया नहीं। तो जो दरबारी इतिहास होते हैं वो कैसे होते हैं? व्यक्ति परक है, वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं होते, उसमें वस्तुनिष्ठता, उसमें सब्जेक्टिविटी होती है। कर दिया सही, चलो बढ़िया। व्यक्ति परकता पर विशेष बल होता है, दरबार केंद्रित है, इतिहासकार की उच्च वर्गीय पृष्ठभूमि है, सारे लेखक अलीड क्लास से थे, कोई भी लोअर क्लास का नहीं था। लेकिन उसमें क्या अभाव था? ऑब्जेक्टिविटी का अभाव था। और ये क्या कह रहा है? उस पर बल है, बल थोड़ी है। सही कर दिया। इतिहास मानवीय क्रियाकलापों का ऐसा चित्रण है जो मनुष्य के समक्ष प्रकट होता है तथा जीवन यात्रा में उसके कदमों को दिशा प्रदान करता है। यह किस मध्यकालीन भारतीय इतिहासकार ने कहा? बोलो। तुमको तो, तुम्हारे तो डायलॉग है बर्नी दिखाने की टूट पड़ी है उस पे। इतिहास विज्ञान की रानी है। क्या है? हालांकि ये डायलॉग मेरे को डायरेक्ट कहीं मिला नहीं, मैं इसे मतलब अपने थॉट प्रोसेस से ही कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए। अब देखो आरपीसी क्या मानती है, बाकी ये डायलॉग मेरे को डायरेक्ट पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? जियाउद्दीन बर्नी। प्राचीन भारतीय इतिहास की
प्राच्यवादी पुनर्प्रस्तुति का महत्व क्या है? प्राच्यवादी पुनर्प्रस्तुति का मतलब है ओरिएंटलिस्ट। याद आ गया था क्या? ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट में दो समूह थे, एक जो आलोचनात्मक इतिहास लिख रहे थे, आया ध्यान, और दूसरा सिक्के, स्मारक और अभिलेखों की खोज कर रहे थे। आ गया? तो ये विश्व के समक्ष भारत का प्रकटीकरण कर रहे थे। ऐतिहासिक अनुसंधान एवं पुनर्प्रस्तुति पद्धतियों का भारत में आरंभ हुआ। ऐतिहासिक अनुसंधान और पुनर्प्रस्तुति पद्धतियों का भारत में आरंभ हुआ। ये आलोचनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, सिक्के, स्मारक और अभिलेखों की खोज कर रहे हैं, तो ये ऐतिहासिक अनुसंधान ही तो है, हिस्टोरिकल मेथड। आ गए ना? तो ए और बी दोनों सही। ये गलत कर देते तो मैं गोली मार देता तुमको। कितनी माथाफोड़ी करता हूं मैं उसमें औपनिवेशिक इतिहास लेखन में, और फिर भी तुम बताओ। अब तो कह दो कि मैंने रिवीजन करवाया था तो कुछ फायदा हुआ। निम्न में राजवंश का इतिहास लिखने वाला प्रथम चीनी इतिहासकार कौन था? सुमाचियन। कौन है? सुमाचियन। तुमको एक ही आ रहा था, टूट पड़े उस पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है। आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अच्छा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, गलत, पहले ही गलत हो गया। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा। ताराचंद ने हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन 4 पार्ट, है ना। दादा भाई नौरोजी ने पूरा ही पता है। ए आर देसाई ने सैकड़ों बार, एक बार नहीं। किसमें? ये किताब क्या है? ये तुमने क्या किया है? अभी तुमने इसका क्या किया है? अच्छा, फिर घोड़ा चेंज कर दिया? फिर घोड़ा चेंज कर दिया? तो अभी एग्जाम में क्या करके आई हो तुम? कौन सा? तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया थोड़ी किताब। कौन सी किताब है ये? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखो कॉमरेड कह रहा है मेरा सही है। अब कह दो कि ये इसे छोड़े ही हम। निम्नलिखित में से किसे अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है? अबू जफर मोहम्मद इब्न जरीर अल तबारी, अबू अल हसन अली अल मसूदी, इब्न खलदून, अबू रेहान अल बरूनी। बोलो। अल मसूदी। मुरूज अल जहाब, मिडोज ऑफ गोल्ड, अरब क्षेत्र का हेरोडोटस, ये तो पिता है। इब्न खलदून तो अरब इतिहास का, और अल मसूदी अरबों का हेरोडोटस है। ये तो कमल जी का ही सही है। नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ईसाई इतिहास लेखन से संबंधित नहीं है? सिजेरिया का यूसिबिस, कलम का मजदूर, ऑगस्टेन। लो मर गए, अब दो पता ही नहीं आगे कौन है। ये आधुनिक इतिहासकार है, ये सेंट सिमो। सेंट सिमो कौन है? आधुनिक इतिहासकार है। क्या किया? ये कर दिया है? ये है, ये सेंट सिमो। मैं कह रहा हूं ना, ये आधुनिक इतिहासकार है। इस्लामी इतिहास लेखन में स्रोत आलोचना की पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? क्या बात है, टूट पड़े।
हदीस तो इस्लामिक परंपरा है, अल तारीफ इसकी आत्मकथा है, और तबकात, तबकात अध्याय, तबकात नासिरी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चीनी इतिहास लेखन के विषय में असत्य है? असत्य है। देखो रिवीजन कैसे काम आया। चीनी इतिहास मुख्यतः सरकारी अधिकारियों, जिनमें सेवानिवृत्त और सरकारी सेवा इच्छुक सम्मिलित थे, द्वारा लिखा गया। ज्योतिषी थे, वही इतिहास लिखते थे। बाद में फिर इतिहासकार नियुक्त होने लग गए। इतिहास लेखन में सामान्यतः साम्राज्यों के मामलों को प्रमुखता मिली, जिसके लिए विद्वान अधिकारी काम करता था। बाद में जाके जब विश्लेषणात्मक इतिहास लेखन शुरू हुआ, तो इतिहास जो विद्वान होता था उसकी नियुक्ति हुई, इतिहास विशेषज्ञ की नियुक्ति हुई। पूर्ववर्ती राजवंशों का इतिहास इस तरह लिखा जाता था जिससे वर्तमान शासक की प्रतिष्ठा बढ़े। मुख्य बात यह है कि सम्राट और उसके कुल या वंश की वैधता कायम करना इतिहासकार का उद्देश्य नहीं था। और दरबारी इतिहास लेखन का उद्देश्य क्या है? दरबारी इतिहास लेखन किया ही किस लिए जाता है? जिस राजवंश का वो इतिहास लिख रहा है उसकी प्रशंसा, उसके कसीदे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैंक की इतिहास की अवधारणा के बारे में सत्य है? अब रैंक के दो सवाल आए हैं। चीनी इतिहास, मैंने आपको क्या कहा था, देखो ऐसा नहीं है कि अपना मतलब अपना जो हर बार जो सोचते हैं वो मिलता नहीं है। मैंने लास्ट में जबरदस्ती एक दिन रिपीट करवाई क्लास, और चीन के दो सवाल कर दिया। अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा यार कन्फ्यूशियस का क्वेश्चन नहीं आएगा, और जबरदस्ती एक दिन क्लास लेके वो रिपीट करवाई। अब रैंक के दो क्वेश्चन आए हैं, और रैंक बच्चे इतना जानते हैं कि रैंक तो गलत कर ही नहीं सकते। तो देख लेते हैं। रैंक की ऐतिहासिक विज्ञान की अवधारणा तथा कथित पर्शियन स्कूल की केंद्रीय अवधारणा थी। अरे रैंक तो खुद एक स्कूल लेके आया, तथ्य आधारित इतिहास। इससे पहले इसका कुछ भी लेना देना, रैंक तो खुद एक स्कूल लेके आया, रैंकियन मेथड। मना करोगे नहीं पता रैंकियन मेथड? जैसा है वैसा लिखो, जैसा है। मैं इतिहासकार पहले हूं और ऐसा ही। इतिहासकार का काम तथ्यों को जैसा है वैसा लिखना है, व्याख्या करना उसका काम नहीं है। इतिहास की व्याख्या वर्तमान के आधार पर नहीं होनी, ये सब कहा उसने। प्राथमिक स्रोतों को उसी ने इस्तेमाल किया। उसी ने कहा व्यक्तिगत डायरियां, दस्तावेज, संधि पत्र ये प्राथमिक स्रोत हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जर्मन ऐतिहासिक अध्ययनों में रैंक का प्रभुत्व था। सही बात है। और रैंक ने पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी। रैंक का सारा इतिहास कैसा था? राजनीतिक इतिहास था। रैंक की मान्यता थी कि स्रोत में उतरकर ही अतीत का सच्चा ज्ञान होता है। रैंक के पास इस ज्ञान को प्राप्त करने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं था। इसके लिए वे अंतर ज्ञान पर निर्भर थे, जो कि उनके लिए अतीत को वैसा ही प्रकट करता है जैसा वह वास्तव में था। जैसा है तो बी, सी और डी। ठीक है, क्या किया आपने? यही किया है। अरे वाह। मध्यकालीन भारतीय इंडो इस्लामिक इतिहास लेखन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताओ। मैंने कहा वैसे तो यार वो अपन सल्तनत और मुगलों में पढ़ लेते हैं सारी किताबें, लेकिन फिर भी मेरा मन किया कि यार बता देते हैं तो दो सवाल नहीं, कि वो लोग क्लास पे निर्भर रह जाते हैं कि यार अपन मिडिवल हिस्ट्री में तो वैसे भी पढ़ते ही पढ़ते हैं। अलग अलग सवाल पूछे ना, दोनों किताबों से अलग उतर के पूछे ना। इस्लामिक इतिहास ग्रंथ मुख्यतः ऐतिहासिक हैं, फिर भी उनमें धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण है या नहीं है? और मैंने आपको इतिहास की युग चक्रीय व्याख्या बताई थी, जिसमें कहा चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब क्या मानते हैं? युग चक्रीय अवधारणा। युग चक्रीय अवधारणा यानी आरंभ और पतन, जिसका उदय होता है उसका नाश भी होता है।
इन ग्रंथों में मनुष्य को ऐतिहासिक परिवर्तन के केंद्रीय कारक के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर को इतिहास का आरंभ और अंतिम लक्ष्य। चक्रीय अवधारणा का मतलब ही क्या है? ईश्वर के हाथों में सब, मनुष्य प्रारंभ थोड़ी कर रहा है, मनुष्य इतिहास के केंद्र में नहीं है। प्रकृति, ईश्वर ही आरंभ करता है और ईश्वर ही अंत करता है। इतिहासकार को अतीत के पुनर्निर्माण में सत्यनिष्ठ होना आवश्यक माना जाता था, फिर भी प्रकृति और अलौकिक के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं थी। इस्लामिक इतिहासकारों के लिए भी ऐतिहासिक समय प्राचीन भारतीयों और यूनानियों की तरह चक्रीय था। ठीक है, देखो ए पता है, बी भी क्लियर पता है और डी भी क्लियर पता है। ठीक है, तो क्या बचा? ए बी सी डी। कितने क्वेश्चन हो गए ये? अच्छा, ये तो बस होने ही वाला है। लो, कॉमरेड को याद रखो तुम। सुमित सरकार बोलो, ए आर देसाई, रोमिला थापर, आर सी मजुमदार बोलो। ये तो राष्ट्रवादी है। कैसे पता चला राष्ट्रवादी है? क्या? हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का सबसे बड़ा ग्रंथ। सही कर दिया। लो, मार्क्सवादियों से बड़ा लगाव था इनको यार अब की बार। पश्चिमी मार्क्सवादी या नव मार्क्सवादी इतिहासकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नव मार्क्सवादी जो हैं, भारत के इतिहासकार भी तो नव मार्क्सवादी हैं। ये एशियाटिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन को नहीं मानते। मार्क्स ने कहा था एशियाई उत्पादन प्रणाली जो स्थिर है, अपरिवर्तनीय है। कहा था ना कि एशियाई, मार्क्स ने कहा एशियाई उत्पादन पद्धति स्थिर और अपरिवर्तित है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होता। भारत, नव मार्क्सवादी इतिहासकार एशियाई उत्पादन पद्धति की मार्क्स की अवधारणा को नहीं मानता। उनमें से अधिकांश ने उत्पादन की एशियाई पद्धति की शास्त्रीय मार्क्सवादी अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, लेकिन हमारे साथ दिक्कत यह है, तो सब में ही सी है, एक तो हटा कम से कम। क्या पूछ रहा है ये? अब जो नवीन मार्क्सवादी इतिहासकार हैं वो आर्थिक उत्पादन के साथ साथ इतिहास की और अवधारणा पर भी बात करते हैं। केवल आर्थिक उत्पादन पर ही बल नहीं देते, बल्कि सांस्कृतिक पे भी बात करते हैं, सबाल्टर्न पर भी बात करते हैं। इतिहासकार सामाजिक परिवर्तन के निर्धारक शक्तियों के रूप में उत्पादन शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने में हिचकिचाते थे। तो ए और सी वाला कौन सा है? अच्छा देखो, ए और सी आते ही ये हट गया। ए सही है ना? ए सही होते ही ये हट गया। तो ए सी, इन्होंने सामाजिक संरचना के निर्धारण में वर्ग संघर्ष की भूमिका, मार्क्सवादी है तो पक्का मार्क्सवादी तो वर्ग संघर्ष तो मानेगा ही मानेगा। तो ए बी सी तीन सही है। अरे ए बी सी तो सिर्फ इसी में मिल रहा है ना। ए बी सी देखो, ए होते ही ये हट गया और सी होते ही ये हट गया, बी इसमें है नहीं, तो क्या सही होएगा? अब मैं बताता हूं। मॉरिस डॉब इस समय पश्चिमी मार्क्सवादी समूह का सबसे बड़ा इतिहासकार है। मॉरिस डॉब पश्चिमी नव मार्क्सवादी इतिहासकारों में सबसे बड़ा इतिहासकार हुआ। अच्छा, ये बी और सी तो आपको पक्का आ रहे थे है ना? ये तो आ रहे थे दोनों, बी और सी तो पक्का आ रहे थे। ये नहीं आ रहा था कि अब जो थ्योरी है मार्क्सवादी वो केवल आर्थिक उत्पादन को नहीं मानती, आर्थिक उत्पादन के साथ साथ सांस्कृतिक और सबाल्टर्न को भी मानती है। घबरा जाते हो तुम एग्जाम हॉल में यार कि हो ही नहीं रहा, अब क्या करें? नहीं घबराए? नहीं घबराए तो फिर सही कर दिया क्या?
इतिहास के विषय में रैंक के दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? रैंक का मानना था कि अतीत को उसकी खुद की शर्तों पर समझा जाना चाहिए, ना कि, सही है गलत है? रैंक का मानना था कि केवल इंद्रिय अनुभवों के जरिए ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोलो। अरे तथ्य आधारित इंद्रिय कहां से आ गई? वह स्रोतों के प्रति आलोचनात्मक रुख रखते थे, उन पर आंख मूंद कर भरोसा, सही बात है। उन्होंने तथ्य और व्याख्या के बीच भेद नहीं किया। तो बताओ अब क्या आएगा? क्या आएगा? बी आएगा कि डी आएगा? बी। अच्छा, जो इंद्रिय अनुभव है अपने, वो इंद्रिय अनुभव कहीं से होएगा? तथ्य से। इंद्रिय का मतलब है देखना। कहीं से देखेंगे? तथ्यों से। कहीं से देखेंगे? तथ्यों से। ये कह रहा है तथ्य और व्याख्या के बीच भेद नहीं करना। भेद है ना, कैसे नहीं है? तथ्यों की व्याख्या तो, हाँ। अरे बी कैसे लगा दिए? और देखो, वैसे तो अपन पूरी सावधानी बरती है, अपन ने बुक्स का सहारा लिया है सबका, कुछ सवाल जो नोट्स में नहीं है, लेकिन फिर भी अब देखो आरपीसी क्या मानती है। लेकिन वो फाइनल आंसर की में होगा। अभी तो ये खुद जो आंसर देंगे उनको खुद को पता नहीं रहता इनको। तो फाइनल आंसर की में कुछ ये डिलीट कर देते हैं हर बारी। पिछले पिछले एग्जाम में भी दोनों पेपर में कई क्वेश्चन डिलीट हुए। अंग्रेजों ने मध्यकालीन मुस्लिम प्रशासन से क्षति या हानि की विरासत प्राप्त की और अंततः इससे भारतीय समाज को बचाया। किस साम्राज्यवादी इतिहासकार ने यह कहा? देखो, औपनिवेशिक इतिहास से दूसरा सवाल आ गया। इसका कोई कोई उपाय नहीं है, आप करेंगे गलत कर देंगे। डायरेक्ट आपको याद है तो ही आप कर पाएंगे। देखो, विंसेंट स्मिथ, जे व्हीलर, डब्ल्यू एच मोरलैंड और अल्फ्रेड लायल, चारों औपनिवेशिक इतिहासकार हैं। और ये कह रहा है कि कौन सा इतिहासकार है जो ये कह रहा है कि हमने मुसलमान प्रशासन से जो क्षति और नुकसान की भारत की विरासत प्राप्त की, अगर हम मुस्लिम शासन को नहीं हटाते तो भारत नष्ट हो जाता। नहीं, नहीं, अल्फ्रेड लॉयल ही बच्चे करके आएंगे और ये गलत होगा, है ना? इसमें आएगा डब्ल्यू एच मोरलैंड, नहीं, इसमें आएगा विसेंट स्मिथ। कौन आएगा? हम्म। तो एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया किताब लिखी किसने? एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया। विसेंट स्मिथ ने। नहीं। अच्छा, एक और औपनिवेशिक इतिहास लिखने का क्वेश्चन आ गया, तीसरा। निम्नलिखित कथनों में से भारतीय औपनिवेशिक इतिहास लेखन विषय में कौन सा कथन सही है? औपनिवेशिक इतिहास लेखन समरूप या एक रूप नहीं था। ओरिएंटलिस्ट थे, है ना, प्राच्यवादी, या फिर इवेंजेलिकल्स थे, या फिर यूटिलिटेरियंस थे। एक रूप कहाँ था? ठीक है ना, सही बात है। औपनिवेशिक इतिहास लेखन स्वयं में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों को समाहित किए हुए था, कभी कभी एक दूसरे का विरोध भी करते थे। तीन विचारधाराएं थी। अच्छा, ये आगे एक्सप्लेन कर दिया लो। तीन विचारधाराएं कि ओरिएंटलिस्ट हैं, इवेंजेलिकल्स हैं और यूटिलिटेरियंस हैं, उपयोगितावादी, आंगलवादी। कभी कभी कुछ इतिहासकारों में ये तीनों प्रवृत्तियां मिलती जुलती देखी जा सकती हैं। टूट पड़े? सही है। तो बताओ, ऐसा सवाल देख के परेशान उठेंगे, यार क्या पूछ रहे हैं। बस उसमें चूक गए कि भाई अपन जो कह रहे थे कि 45 प्लस कर देंगे, 50 कर देंगे, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। पेपर तो नो डाउट अच्छा पेपर बनाया आरपीएससी ने। अब असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर आप सोचो कि रीट जैसा बना देते, फिर तो कहने क्या है, फिर आप वैसे फेल हो जाते।
फिर कट ऑफ जाती 99.99। औपनिवेशिक इतिहास लेखन के विषय में चौथा क्वेश्चन। गजब, इतना लगाओ क्यों भाई? सही कथन पहचानो, लो पहचानते हैं। औपनिवेशिक इतिहास लेखन भारत की एकता का श्रेय ब्रिटिशर्स को देते हैं। बिल्कुल सही है। भारत एक राष्ट्र नहीं था, ये केवल एक भौगोलिक इकाई थी। इनको स्वशासन का कोई ज्ञान, हम यहाँ आए, हमने यहाँ आधुनिक संस्थाओं का विकास किया और भारत को एक राष्ट्र बनाया। उल्टे तुम हमको थैंक यू तो बोल नहीं रहे हो और हमसे कह रहे हो तुम यहाँ से कब जाओगे। यही कहते थे ये, है ना। इनके अनुसार ब्रिटिश पूर्व भारत में 18वीं सदी डार्क एज था, रिवॉल्यूशन ऑफ प्लासी। आगे ध्यान, ठीक है। भारत एक अवरुद्ध समाज था। प्राच्यवादियों ने भारत के प्राचीन अतीत की प्रशंसा की। सही है। क्यों? अरे कॉमरेज, तू गायब हो जाता है ना बीच बीच में। इन्होंने कहा, प्राच्यवादी ये कहते थे प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता संस्कृति उन्नत अवस्था में थी। विलियम जोन्स ने कहा कि यूरेसी वो संस्कृत अधिकांश मातृभाषाओं की जननी है। ऐसे क्यों करता है भाई? तो चारों कथन औपनिवेशिक के तो चारों कर दिया। चौथा सवाल है, पांचवा सवाल है? चौथा है। ये तो कर दी सारे, ये इनमें भी गलती कर बैठे। लो भाई, पास्ट इज ए फॉरेन कंट्री रीविजिटेड के लेखक कौन है? छोड़ने में ही भलाई थी। छोड़ दिया क्या? डेविड लोवेनथाल ने। ये किताब किसने लिखी? डेविड लोवेनथाल ने। तो भाई और तो क्या करोगे बताओ? अब ये निशा का तुक्का अगर लग जाए तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार सबाल्टर्न स्टडीज से संबंधित नहीं है? लो, डेविड अर्नोल्ड है, अरविंद दास है, ज्ञान पांडे है। मतलब पता ही नहीं है। ज्ञान पांडे तो पता है, अरविंद दास भी पता है, डेविड अर्नोल्ड भी पता है। लिस्ट बना रखी है पूरी। और जिसको ये नहीं पता, ये तीनों है, उसको ये पक्का पता है कि आर के मुखर्जी है राष्ट्रवादी, है ना। अच्छा, सबाल्टर्न के भी दो सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबाल्टर्न दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है? इसने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया कि राष्ट्रीय हित में जनता की लामबंदी या तो आर्थिक परिस्थितियों या शीर्ष स्तर पर की गई पहल का परिणाम थी। सही बात है। यही तो कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो उच्च वर्ग का संभ्रांतीय देन नहीं है, ये सबाल्टर्न की देन है। आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की, महिलाओं की, वंचितों की। इन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक लोकप्रिय डोमेन की खोज की है जो स्वायत्त है। ये सारे नाम जो मैंने गिनाए, यह डोमेन विभिन्न प्रकार के विषय समूहों को एक साथ जोड़ता था, जैसे आदिवासी, किसान, सर्वहारा, कभी कभी मिडिल क्लास भी। करिश्माई नेतृत्व किसी भी आंदोलन के पीछे मुख्य शक्ति होता है? नहीं। गांधी जी के उसके योगदान को तो नकार दिया ना इन्होंने। ये तो ध्यान होएगा तुमको। गांधी जी के योगदान को इन्होंने इन्होंने कहा ये कांग्रेस की देन थोड़ी था राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में तो निम्न वर्ग के ये लोग भाग ले रहे थे, जिससे देश को आजादी मिलेगी। पांचवा सवाल, औपनिवेशिक। अगर किसी का औपनिवेशिक टॉपिक अच्छा था तो उसके तो मजे हो गए। औपनिवेशिक कर देगा वो, मार्क्सवादी कर देगा वो, सबाल्टर्न कर देगा वो, कैम्ब्रिज कर देगा वो, और उसका शुरू के दो कर देगा, विश्लेषणात्मक और परिकल्पनात्मक। और कॉलिनवुड भी कर सकता है दो सवाल। वो तो मैं आखिर में बता दूंगा जब सारे पेपर का सॉल्यूशन करवा देंगे अपन कि भाई कितने सवाल हो सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार इतिहास की औपनिवेशवादी विचारधारा से संबंधित है? जेम्स मिल है, अल्फ्रेड लॉयल है,
हेनरी मैन है क्या नहीं है? एडवर्ड सईद नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं है, ए बी और एक से हो गया। लो, पोस्ट मॉडर्निटी पे आ जाओ भाई। पोस्ट मॉडर्निटी ने पारंपरिक इतिहास लेखन को काल बाधित कर दिया है। इसके बावजूद इतिहासकार, पोस्ट मॉडर्निटी ने पारंपरिक इतिहास लेखन को काल बाधित कर दिया है। इसके बावजूद इतिहासकार उसके साथ सैद्धांतिक विवाद में उलझने से बचते हैं। क्यों? पोस्ट मॉडर्निटी जो है वो एंटी हिस्ट्री, बात कर ली पीछे, ठीक है। वे अपने ज्ञान, अपने विषय के ज्ञान, मीमांसीय सिद्धांतों और पद्धतियों के संबंध में आश्वस्त हैं। सही बात है। वे सदैव से ही उन विषयों, साहित्यों की आलोचना व दर्शन को संदेहास्पद मानते हैं जिन पर उत्तर आधुनिकतावाद आधारित है। सही बात है। हम कहते नहीं है कि इतिहासकार की वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिखा जा सकता। क्या सभी इतिहासकार सहमत है क्या इस पे? इतिहास विज्ञान नहीं है, सहमत नहीं है। इतिहासकार सदैव से ही अपने विषय को विशिष्ट वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत कर रहे हैं। सही बात है। इतिहासकार सामान्यतः इतिहास दर्शनों के विरोधी रहे हैं। बोलो, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर आधुनिकता ने पारंपरिक इतिहास लेखन को काल बाधित कर दिया है। सही बात है। एंटी हिस्ट्री दृष्टिकोण अपनाता है ना ये। इसके बावजूद इतिहासकार उसके साथ सैद्धांतिक विवाद में उलझने से बचते हैं। पोस्ट मॉडर्निटी, उत्तर आधुनिकता एंटी हिस्टोरी है, एंटी हिस्ट्री है। हमको पता है पोस्ट मॉडर्निटी एंटी हिस्ट्री है, फिर भी हिस्टोरियंस उससे डिबेट नहीं करते। तो हिस्टोरियंस ऐसा क्यों नहीं करते भाई? हिस्टोरियन ऐसा क्यों क्यों कर रहे हैं? क्यों मतलब उससे डिबेट करने से बच रहे हैं? तो ये हिस्टोरियंस के बारे में पूछ रहा है और बच्चे एंटी हिस्ट्री के बारे में कर रहे होंगे। देखो, अब जिसको ये पता है कि उत्तर आधुनिकता एंट्री हिस्ट्री है ना, आधुनिकता इतिहास की विरोधी है ना। उत्तर आधुनिकता कहती है वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिखा जा सकता। इतिहासकार जिस इतिहास को हमारे सामने परोसते हैं वो केवल भाषा का विश्लेषण है और कुछ भी नहीं है। अतीत की जैसी व्याख्या वो करने की कहती है वो संभव ही, ये कोई विज्ञान नहीं है, इसमें कोई जनरलाइजेशन, ये सब है ना वन लाइन इतिहास की, न कोई ताल है, ना सुर है, ना संगीत है, ना कोई अर्थ है ना ये लाइन याद? अब ये कह रहे हैं कि इतिहासकार सामान्यतः इतिहास दर्शनों के विरोधी रहे हैं। सही है गलत है लाइन? इतिहासकार थोड़ी इतिहास दर्शन का विरोधी करेगा। इतिहास दर्शन का विरोधी कौन करेगा? इतिहास दर्शन के विरोधी तो उत्तर आधुनिकतावादी है। अरे इसीलिए तो बच्चे मात खा गए इस क्वेश्चन में। उत्तर आधुनिकतावादी जो हैं वो एंटी हिस्ट्री हैं। इतिहासकार खुद एंटी हिस्ट्री कैसे हो जाएगा बताओ? तो डी हटा दो। डी हट गया, क्या बचा? ए बी सी। चारों सही कर दिए तुमने है ना? किया ही नहीं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन के विषय में असत्य है? अब की बार उत्तर आधुनिक है। 4 क्वेश्चन आ गए उत्तर आधुनिक से भी। ऐतिहासिक सत्य मिथक है, कोई ऐतिहासिक सत्य जैसी बात? यह इतिहास को अर्थपूर्ण पाठ मानता है। यह इस धारणा को अस्वीकार करता है कि सभी ऐतिहासिक आख्यान अंततः इतिहास विषयक सिद्धांत होते हैं। इसके अनुसार वस्तुनिष्ठ इतिहास संभव, कोई ऑब्जेक्टिविटी जैसी बात नहीं है, ठीक है, कि कोई अतीत के घटनाक्रम जैसी बात नहीं है। ये तो क्या है इतिहास? तो ना कोई अर्थ है, ना कोई सुर है, ना कोई ताल है। ये तो इतिहासकार की भाषा पर आधारित एक वागजाल है। पिछला क्वेश्चन रिपीट हो गया ना? पिछला क्वेश्चन रिपीट हो गया। 3 क्वेश्चन सिमिलरिटी हैं एंटी हिस्ट्री वाले, भाषा की स्वतंत्रता वाला, अभी जस्ट इतिहास दर्शन विरोधी वाला, और एक ये। तो यार इन्होंने मतलब 6 सवाल पूछ लिए एंटी हिस्ट्री से। वो मिशेल फुको किताब कहाँ है? वहीं तो है।
अरे मिशेल फूको वहीं तो आती है पोस्ट मॉडर्निटी में। भारतीय इतिहास से संबंध, अच्छा कैम्ब्रिज का सवाल आ गया, बताओ। डायरेक्ट फैक्ट आ गया। भारतीय इतिहास से संबंधित कैम्ब्रिज इतिहास लेखन के संप्रदाय अस्तित्व में कब आया? 1960 के दशक में कैम्ब्रिज हिस्ट्री शुरू हुई और 1973 में वो किताब आई और वहां से ये संप्रदाय, ये तो डायरेक्ट आ रहा होगा। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने चैतन्य महाप्रभु की यात्राओं और उनकी शिक्षाओं के बारे में विस्तार से लिखा? जदुनाथ। निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ऐतिहासिक साहित्यिक सामग्री माना जाता है? गाथा और, मैंने पिछली बार भी कहा कि पता नहीं वो क्या मानेंगे, कायदे से तो क्या होना चाहिए, पुराण भी मान सकती है आरपीएससी। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता की आत्मकथा का शीर्षक ए नेशन इज मेकिंग है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, कितने सही हो गए? किसी को पता, कुछ ने मिलाए हैं क्या? नहीं मिलाए भाई। एक दो क्वेश्चन पे तो वैसे भी आरपीएससी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगी, लेकिन ज्यादा उल्टा सीधा नहीं कर पाएगी। फिर कल मिलते हैं।